चलिए अब शांत और बिल्कुल गंभीर हो जाइए। अगर शांत और गंभीर हो गए तो हर एक बात आपको क्लास में समझ आएगा और क्लास में ही याद हो जाएगा। इसकी पूरी गारंटी हम ले रहे हैं, क्योंकि हम भी पूरा तैयारी के साथ आते हैं पढ़ाने के लिए। 1.5 घंटा के क्लास के लिए, 1 घंटा के क्लास के लिए 2-3 घंटा जम के मेहनत हम खुद करते हैं। इसलिए आप सिर्फ जहाँ बैठे हैं आराम से बैठिए, एक एक बातों को समझिए। बोलते भी हम धीरे धीरे हैं और सब कुछ आपको समझ में आएगा। चलिए, ऑनलाइन वाले दोस्त भी लाइव हो चुके हैं। तो दोस्तों, हम अर्थव्यवस्था के इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर को समझने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, कुछ लोग कह रहे ऊपर में साउंड प्रॉब्लम है, साउंड प्रॉब्लम ठीक कीजिए। दोस्तों, आपके पास मोबाइल है, उसमें भी लाइव है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अभी चल रहा है। चलिए दोस्तों, कुछ लोग कह रहे ऑफर दीजिए। ऑफर क्या देंगे? न्यूनतम फीस में तो हम लोग काम कर ही रहे हैं। क्या अब झूठ मूठ के हम भी लिख देंगे 8500 काट देंगे, नीचे हम लिख देंगे 2000? ऑफर थोड़े है, वो वाला धंधा हम नहीं करते हैं। बहुत जगह देखिएगा लिखेगा 8500, काट देगा इसको, लिखेगा मात्र 2500। तो हम ये नहीं करते, हम डायरेक्ट लिख देते हैं 2500 है। न्यूनतम फी है। और आप लोगों को ये भी कहते हैं कि आप पूरा देख लीजिए, समझ लीजिए, हमारी पढ़ाई सब संतुष्ट है, उसके बाद ही आप एडमिशन लीजिए। इसकी भी पूरी तरह से हम लोग आपको स्वतंत्रता देते हैं। तो फी न्यूनतम है। आजकल तो 9वां 10वां का फी हो गया 2200 रुपये महीना है कि ना? और स्थिति बहुत डैमेज है। प्राइवेट स्कूल का तो और भी डैमेज है। एक बच्चा का फी, हमारे दोस्त है, उसका लड़का है, छोटा है, उसका 5500 रुपये स्कूल फीस है। 7 क्लास में था। तो उससे एक बार हमको मुलाकात हुई तो उनका पापा बोला कि इसका टेस्ट लो तो पढ़ता है कि नहीं। हम कहले बच्चा है डर जाएगा। फिर भी उससे हिम्मत करके पूछा कि बच्चा बच्चा प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण नॉट दैट फिट बोलने लगा। तब हम बोले कि फोटोसिंथेसिस क्या है? तब वो समझा, एक दम में पूरा परिभाषा बोल दिया। कहलिए अच्छा इधर आओ। तो तब उसको ले गए प्लांट के पास। कहलिए प्लांट बताओ फोटोसिंथेसिस कैसे हो रहा है? फ्लॉप कर गया। सही बोल रहे हैं। तो आजकल ये है कि पढ़ाई का जो स्कूल स्तर का पढ़ाई है, सबको लगता है कि प्राइवेट में बहुत अच्छा पढ़ाई हो रहा है। कुछ नहीं है, ठीक है ना? हाँ, और मागे मागे स्कूल में अगर पढ़ाई होता तो थोड़े IIT या ट्रिपल ई की तैयारी करने के लिए कोचिंग जाना पड़ता, विद्यार्थी को जाना पड़ता। लेकिन आपकी पढ़ाई बिल्कुल सटीक और क्वालिटी वाली है। बस आपको शांत और गंभीर बने रहना है। दोस्तों, हम अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की बात किए थे और ये बताए थे कि स्वामित्व के आधार पर, मालिकाना हक के आधार पर अर्थव्यवस्था के 2 ही क्षेत्र होते हैं, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। मालिकाना हक या स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के 2 ही क्षेत्र होते हैं। लेकिन आर्थिक क्रियाओं के आधार पर, आर्थिक क्रिया, और आर्थिक क्रिया का मतलब आर्थिक कार्य, इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक कार्य के आधार पर, आर्थिक कार्य के आधार पर अर्थव्यवस्था को मुख्यतः 3 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और
तृतीय क्षेत्र। आर्थिक क्रिया के आधार पर, इकोनॉमिक एक्टिविटी के आधार पर अर्थव्यवस्था के मुख्य कितने क्षेत्र हैं? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो इस तरह से प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था का बंटवारा किस आधार पर हुआ है? आर्थिक क्रिया के आधार पर हुआ है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि स्वामित्व यानी कि मालिकाना हक के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र? 2 क्षेत्र, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र, जिस पर चुनी गई सरकार का अधिकार है उसे क्या कहते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। तो इसका कोई विशेष महत्व नहीं है परीक्षा के भी दृष्टिकोण से और आपके जानने के भी दृष्टिकोण से। लेकिन इतनी तो बात आप याद ही रख सकते हैं कि स्वामित्व या मालिकाना हक के आधार पर अर्थव्यवस्था के मुख्य कितने क्षेत्र हैं? निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। आर्थिक क्रिया के आधार पर मुख्य कितने क्षेत्र होते हैं? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और, तो आइए समझते हैं एक एक क्षेत्रों को। प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? कृषि तथा उससे संबंधित, कृषि तथा उससे संबंधित कार्यों को ही क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि तथा उससे संबंधित कार्यों को रखा जाता है। कृषि और उससे जुड़े कार्यों को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? चूंकि कृषि और उससे संबंधित कार्यों को ही प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है, इसलिए प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहा जाता है। अब इस क्षेत्र की क्या विशेषताएं हैं? इस क्षेत्र की विशेषता है कि प्राथमिक क्षेत्र के कार्यों के द्वारा जिन चीजों का प्रोडक्शन होता है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य होता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य होता है, चाहे वो कोई भी हो, अंबानी हो, अडानी हो, अमिताभ बच्चन हो, चाहे हम खुद क्यों ना हो, सबको चाहिए प्राथमिक क्षेत्र वाला प्रोडक्शन। कृषि जो उत्पादन करता है वो सब व्यक्ति के लिए जरूरी है कि न है? है कि न है? ऐसा कोई व्यक्ति है जो कृषि उत्पादों का इस्तेमाल नहीं करेगा? बिल्कुल ऐसा संभव ही नहीं है। कोई व्यक्ति खाना खाएगा, अनाज खाना पड़ेगा, दाल खाना पड़ेगा, सब्जी खाना पड़ेगा और उसका उत्पादन कृषि के अंतर्गत यानी प्राथमिक। तो प्राथमिक क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र की विशेषता ये होती है कि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि इस क्षेत्र के द्वारा उत्पादित किए जाने वाले वस्तु प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या होता है? अनिवार्य होता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या होता है? इस क्षेत्र की दूसरी विशेषता है कि जब भी अर्थव्यवस्था विकसित हुई होगी या जब भी अर्थव्यवस्था आकार लिया तो सबसे पहले कौन क्षेत्र बना? इसके अलावा द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र भी है, लेकिन द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का अस्तित्व निश्चित ही प्राथमिक क्षेत्र के बाद ही आया। आप इतिहास को भी देख लीजिए, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता की बात करिएगा या फिर मौर्य साम्राज्य की बात करिएगा या मध्यकालीन भारत में आप मुगल काल की ही बात क्यों ना कर ले, अर्थव्यवस्था उस समय की कृषि आधारित थी, यानी पूरा बोलबाला किसका था? तो जब भी अर्थव्यवस्था किसी देश में आकार लेता है तो सबसे पहले किस क्षेत्र का विकास होता है?
प्राथमिक क्षेत्र का विकास इसलिए भी होना सबसे पहले जरूरी है क्योंकि इसके उत्पाद सभी व्यक्तियों के लिए क्या होता है, अनिवार्य होता है। सभी व्यक्तियों के लिए क्या होता है, क्लियर हो गया। तो अर्थव्यवस्था का वो कौन क्षेत्र है जो सबसे पहले विकसित हुआ, प्राथमिक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के वे कौन क्षेत्र हैं जिनके उत्पाद सभी व्यक्ति के लिए अनिवार्य होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र। कृषि और उससे संबंधित कार्यों को किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र। क्लियर। अब समझिए कि भारत के अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत किसको किसको शामिल किया गया है। कृषि को शामिल किया गया है, पशुपालन को शामिल किया गया है, मत्स्य पालन को शामिल किया गया है, खनन को शामिल किया गया है और उत्खनन को शामिल किया गया है। और किसको शामिल किया गया है, वानिकी को शामिल किया गया। किसको, वानिकी। वानिकी मतलब फॉरेस्ट्री, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फॉरेस्ट, जंगल। हालांकि वन और जंगल में अंतर है। वन जो है वो कृत्रिम तरीके से हम लगा भी सकते हैं, लेकिन जंगल जो है अपने आप विकसित होते हैं। जंगल जो है अपने आप, जब हम वन का शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तब ये भी हो सकता है कि किसी ने उसे लगाया, वहां पर पेड़ पौधे लगाकर उसे वन के रूप में विकसित किया। लेकिन जैसे ही हम जंगल शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि वह प्राकृतिक तरीके से ही बना हुआ है। क्लियर। तो वन और जंगल में थोड़ा बहुत अंतर है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आ जाते हैं, एग्रीकल्चर, पशुपालन आ जाते हैं, मत्स्य पालन आ जाते हैं, खनन आ जाते हैं। खनन का मतलब जैसे खनिजों का खनन, बॉक्साइड खनिज का खनन, बॉक्साइड खनिज का खनन, लौह अयस्क का खनन, यानी खनन का मतलब विभिन्न खनिजों का खनन, कोयला का खनन, प्राकृतिक गैस का खनन। और एक है उत्खनन। अब खनन और उत्खनन में अंतर क्या है इसको समझ लीजिए। खनन का मतलब होता है एकदम ऊपर से नीचे खुदाई, ये क्या हो गया, खनन। ठीक है, वर्टिकल खुदाई, इसको ऊर्ध्वाधर खुदाई। जब हम सीधे नीचे की तरफ खुदाई करते जाते हैं, खुदाई करते जाते हैं, खुदाई करते जाते हैं, तो ये क्या कहलाता है, उत्खनन का मतलब होता है, उत्खनन का मतलब होता है क्षैतिज खुदाई। क्या, ठीक है ना। खुदाई हम आगे बढ़ते हुए करते तो इसे क्या कहते हैं। तो खनन और उत्खनन में अंतर है, खनन और उत्खनन में अंतर है, खनन और उत्खनन में अंतर है। समझिए, कुआं खोदते हैं तो वहां क्या हो रहा है, खनन हो रहा है। कुआं खोदते हैं तो वहां क्या हो रहा है, खनन हो रहा है। तालाब खोदते हैं तो उत्खनन हो रहा है, तालाब खोदते हैं तो उत्खनन हो रहा है। बात समझ गए ना। इसे कहते हैं क्षैतिज खुदाई। क्या कहते हैं, पृथ्वी के समांतर को कहते हैं क्षैतिज खुदाई। क्या, क्षैतिज खुदाई। क्या कहते हैं, क्षैतिज खुदाई। और इसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर, अंग्रेजी में वर्टिकल। तो क्षैतिज खुदाई को क्या कहते हैं, खनन कहते हैं। क्षैतिज खुदाई को क्या कहते हैं, ऊपर से नीचे खुदाई को क्या कहते हैं। और जब हम इस तरह खनन करके आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं तो ये क्या कहलाता है। तो खनन और उत्खनन दोनों ही प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चाहे हम कुआं की खुदाई कर रहे हैं या किसी खनिज का खनन कर रहे हैं, कोयला का खनन कर रहे हैं, किसी भी धातु का खनन कर रहे हैं, सोना का खनन कर रहे हैं, सब प्राथमिक क्षेत्र में। क्लियर हो गया, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए एक बार फिर से, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि तथा उससे संबंधित कार्यों को रखा। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि तथा उससे संबंधित कार्यों को रखा। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, कृषि, पालन, मत्स्य पालन, खनन, उत्खनन और
वन की मतलब वन लगाना, वन की मतलब वन लगाना। खनन और उत्खनन में क्या अंतर, इस बात को समझ गए? तो कृषि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में? प्राथमिक क्षेत्र में। पशुपालन और मत्स्य पालन किस क्षेत्र में? यानी मतलब पशुपालन और मत्स्य पालन से जुड़े कार्य किस क्षेत्र में? खनन और उत्खनन किस क्षेत्र में? वन की किस क्षेत्र में? क्लियर हो गया? कोई भी अर्थव्यवस्था जब पहली बार आकार लेता है तो सर्वप्रथम किन क्षेत्रों का विकास होता है? प्राथमिक क्षेत्र का विकास होता है। वे कौन से क्षेत्र हैं जिसके उत्पाद हर एक व्यक्ति के लिए अनिवार्य होता है? प्राथमिक क्षेत्र होता है। कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों के अंतर्गत किन क्षेत्रों को रखा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र को रखा जाता है। खनन और उत्खनन, खनन और उत्खनन जो है उसमें क्या अंतर है, समझ गए ना? ऊर्ध्वाधर खुदाई को क्या कहते हैं? क्षैतिज खुदाई को क्लियर हो गया? बात समझ गए? अब कोई दिक्कत नहीं ना होगा। अब देखिए कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आज जो आप देख रहे हैं अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो आप देख रहे हैं कि कृषि आते हैं, पशुपालन आते हैं, ये सब आते हैं। ये सब देखकर आपको एक बात तो ख्याल आ ही गया होगा कि ये क्षेत्र के अंतर्गत प्राकृतिक नेचुरल प्रोडक्ट को उपजाया जाता, प्राकृतिक पदार्थों का उत्पादन किया जाता है। यानी प्रकृति ने जो हमें प्रदान की उसी पर मेहनत करके उत्पादों को बनाया जाता है कि ना है? जैसे कृषि होता है भूमि पर, भूमि हमें प्रकृति ने प्रदान किया। उत्खनन या खनन होता है खनिजों का, खनिज हमें प्रकृति ने प्रदान किया। पशुपालन मत्स्य पालन एक सजीव है। तो प्राथमिक क्षेत्र जो है वो ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें व्यक्ति प्राकृतिक उत्पादों का इस्तेमाल करके उत्पादन करते, प्राकृतिक स्रोतों पर अपना मेहनत करके उत्पादन करते हैं। इसलिए जब यह प्रश्न आ जाए कि अर्थव्यवस्था के वे कौन से क्षेत्र हैं जहां प्राकृतिक स्रोतों पर मेहनत करके उत्पाद को बनाया जाता है, तो क्या होगा आंसर? प्राथमिक क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें लोग प्राकृतिक संपदा पर, प्रकृति द्वारा प्रदत्त पदार्थ पर मेहनत करके एक नए तरह के उत्पादों को जन्म देते हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या होता है? अनिवार्य होता है। जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या होता है? क्लियर? समझ गए? एक बार प्राथमिक क्षेत्र को पढ़िए। क्लियर? अब किसी तरह के सवाल का जवाब देने में दिक्कत नहीं ना होगा। सुनिए, सवाल को सुनिए और जवाब देने का कोशिश कीजिए माने मन। कृषि और उससे संबंधित कार्यों को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में रखा जाता है? प्राथमिक, क्या बोले? खनन? कृषि संबंधित नहीं है खनन, तो मतलब कृषि से संबंधित नहीं है, ये बात तो क्लियर है। तो कृषि, ध्यान दीजिएगा, कृषि और उससे संबंधित कार्यों को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में रखा जाता है? किस क्षेत्र में? प्राथमिक क्षेत्र में। जब कहीं पर अर्थव्यवस्था आकार लेता है तो सबसे पहले किन क्षेत्रों का विकास होता है? प्राथमिक क्षेत्र का विकास होता है। वेरी गुड। किसी भी अर्थव्यवस्था में किन क्षेत्रों के उत्पाद सभी व्यक्तियों के लिए अनिवार्य होते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक
वे कौन से क्षेत्र हैं जहां पर लोग प्रकृति के द्वारा प्रदत्त पदार्थों पर मेहनत करके उत्पाद को निर्मित करते हैं? खनन और उत्खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? वन की यानी फॉरेस्ट्री किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? क्षैतिज खुदाई को क्या कहते हैं? उत्खनन। क्षैतिज खुदाई को ऊर्ध्वाधर खुदाई को खनन कहते हैं। ऊर्ध्वाधर खुदाई को। आइए दोस्तों, दूसरा क्षेत्र है कौन? द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर। द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं, उसी तरह द्वितीयक क्षेत्र को क्या कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। यानी समस्त औद्योगिक गतिविधि, औद्योगिक मतलब उद्योग, उद्योग समझ रहे ना आप? समस्त औद्योगिक गतिविधि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में रखे गए हैं? द्वितीयक क्षेत्र में। समस्त औद्योगिक गतिविधि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में रखे गए हैं? द्वितीयक क्षेत्र में रखे गए हैं। यानी जिस तरह से प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और उससे संबंधित कार्यों को रखा गया था, ठीक उसी तरह द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग और उससे संबंधित कार्यों को रखा जाता है। क्लियर है ना? और चूंकि इसमें मुख्य रूप से औद्योगिक उद्योग ही आते हैं, इसलिए बोलचाल की भाषा में द्वितीयक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए कि द्वितीयक क्षेत्र का क्या महत्व है। द्वितीयक क्षेत्र का क्या महत्व है? द्वितीयक क्षेत्र का महत्व यह है दोस्तों कि अगर किसी अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र नहीं है तो उस अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र जो होते हैं बहुत खराब स्थिति में होते हैं। अगर हमें किसी भी अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का विकास करना है तो पहले हमें किन क्षेत्रों का विकास करना होगा? यानी प्राथमिक क्षेत्रों का डेवलपमेंट, प्राथमिक क्षेत्रों का विकास किस क्षेत्र पर डिपेंडेंट है? द्वितीयक क्षेत्र पर डिपेंडेंट है। अब कहिएगा कैसे? उदाहरण है दोस्तों, जैसे कि गन्ना किसान को, गन्ना किसान ये किस क्षेत्र में आते हैं? एक मिनट, उदाहरण के तौर पर समझिए, हम प्राथमिक क्षेत्र लिख देते हैं यहां पर। गन्ना के किसान, गन्ना का किसान किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? उसी तरह कपास का किसान किस क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे? उसी तरह दोस्तों सोना का खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? अब आप चाहते हैं कि गन्ना किसान को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचे, तो इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा चीनी उद्योग। क्या लगाना पड़ेगा? आप चीनी उद्योग ही नहीं लगाइएगा तो गन्ना किसानों को कोई फायदा होगा? कितना गन्ना चूस कर लोग आदमी खाएगा बताइए, है कि नहीं? अब देखिए ये उद्योग है, किसमें आ गया? द्वितीयक क्षेत्र में। तो अगर हम गन्ना किसानों को फायदा देना चाहते हैं तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? बिना चीनी उद्योग लगाए गन्ना किसान को फायदा पहुंचाया नहीं जा सकता है। ठीक उसी तरह दोस्तों कपास के किसान को तब फायदा मिलेगा जब लगाया जाएगा क्या? कपड़ा का उद्योग। बिना कपड़ा का उद्योग लगाए, आप जानते हैं कपड़ा कपास से बनता है, अंग्रेजी में कॉटन बोलते हैं। तो जब तक हम कपड़ा उद्योग नहीं लगाएंगे तब तक कपास के किसानों को कोई फायदा पहुंचेगा? पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा।
उसी तरह जिस तरह जैसे कि हम ज्वेलरी उद्योग को विकसित नहीं करेंगे तो सोना खनन का कोई फायदा है? सोना के खनन का फायदा तब होगा जब देश में ज्वेलरी का उद्योग स्थापित किए जाएंगे, है कि नहीं? तो द्वितीयक क्षेत्र का महत्व इसलिए है क्योंकि द्वितीयक क्षेत्र विकास करेगा तब जाकर ही प्राथमिक क्षेत्र का विकास होगा। अगर द्वितीयक क्षेत्र विकसित नहीं है तो समझिए प्राथमिक क्षेत्र काफी खराब स्थिति में रहेगा। समझ गए ना? तो द्वितीयक क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्र का महत्व अर्थव्यवस्था में यह है कि ये प्राथमिक क्षेत्र के विकास के लिए बहुत जरूरी है। अगर किसी अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र ही खराब है तो समझिए प्राथमिक क्षेत्र अपने आप उसका खराब रहेगा। प्राथमिक क्षेत्र उसका अपने आप खराब रहेगा। अगर चीनी मिल नहीं है, गन्ना किसान जो हमेशा ऋणग्रस्त रहेंगे। कपड़ा उद्योग नहीं है, कपास किसान हमेशा घाटे में रहेंगे। ज्वेलरी उद्योग नहीं है, सोने के खनन से मजदूरों को कोई विशेष फायदा नहीं होगा। कार का उद्योग नहीं है तो फिर लोहा खनन का कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता, लोहा खनन से बहुत ज्यादा फायदा हमें नहीं। हमने लोहा का खनन कर लिया लेकिन हमारे पास रिंच बनाने के उद्योग ही नहीं है तो फिर उस लोहा का क्या करेंगे? लोहा देकर प्याज लेंगे? क्लियर? इस बार जब हम दिवाली में घर गए तो वहां पर देखे कि लोहा लेकर प्याज दिया जा रहा था। ठीक है, अब बराबर था, जितना लोहा उतना प्याज। ठीक है, और गांव वाले लोग बहुत खुश कि लोहा से प्याज मिला, अब क्या चाहिए? सोन पापड़ी का तो युगे खत्म हो गया ना। नहीं, अब तो मतलब सोन पापड़ी के इतने ब्रांड पैदा हो गए हैं कि वो खुला वाला सोन पापड़ी का महत्व ही घट गया है। एक बात तो है, गांव में आर्थिक प्रगति बहुत ज्यादा हुई है। सबसे ज्यादा तो वार्ड कमिश्नर जो रोड को खोजते घूरता किधर रोड बनाना है, जबरदस्ती रोड बनाया जाता। ठीक है ना? खैर छोड़िए, आप ये समझे कि नहीं कि द्वितीयक क्षेत्र का विकास करेंगे तो प्राथमिक क्षेत्र का अपने आप विकास हो जाएगा। द्वितीयक क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र जो है अगर वो विकसित हो गया तो प्राथमिक क्षेत्र के बारे में आपको सोचना, वो क्षेत्र अपने आप क्या कर जाएगा? विकास कर जाएगा। क्लियर? अब द्वितीयक क्षेत्र पर प्राथमिक क्षेत्र की विकास निर्भर क्यों है? कारण यह है दोस्तों कि द्वितीयक क्षेत्र प्राथमिक के क्षेत्र के उत्पादों को कच्चे माल के तरह इस्तेमाल करता है। जैसे चीनी मिल को गन्ना चाहिए, कपड़ा उद्योग को कपास चाहिए, ज्वेलरी उद्योग को सोना चाहिए। तो ये जो प्रोडक्ट बनाएगा वही प्रोडक्ट कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करेगा कौन? द्वितीयक क्षेत्र। इससे क्या होगा? इनके उत्पाद बिक जाएंगे, इनके उत्पाद बिक जाएंगे तो ये फायदे में रहेंगे। लेकिन अगर ये क्षेत्र ही नहीं है दोस्तों तो फिर इस क्षेत्र के उत्पाद बिक पाएंगे? उत्पाद ही नहीं बिक पाएंगे तो उत्पादन होगा? उत्पादन ही नहीं होगा तो जो लोग इन क्षेत्र में कार्य करते हैं उससे मुनाफा होगा। अब मुनाफा नहीं होगा तो आगे अब आप सोच लीजिए क्या क्या होगा। क्लियर हो गया? बातों को समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? तो प्राथमिक क्षेत्र की निर्भरता किस पर निर्भर है? प्राथमिक क्षेत्र का विकास किस पर निर्भर है? जब तक हम द्वितीयक क्षेत्र का विकास नहीं करेंगे तब तक प्राथमिक क्षेत्र का विकास नहीं होगा।
अगर हम चाहते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र काफी ज्यादा विकसित हो, इसके लिए हमें प्राथमिक क्षेत्र पर ध्यान नहीं लगाना है। ध्यान कहाँ लगाना है? वो अपने आप ध्यान विकसित हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि द्वितीयक क्षेत्र जो है, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से उद्योग आते हैं या औद्योगिक आते हैं, लेकिन इसके अंतर्गत और भी कई क्रिया या और भी कई कार्यों को शामिल किया गया है। जैसे निर्माण आते हैं, विनिर्माण आते हैं, गैस, विद्युत तथा जलापूर्ति आते हैं। ठीक है, निर्माण, विनिर्माण, गैस, विद्युत, जलापूर्ति। क्या बोले? अरे जलापूर्ति मतलब वाटर सप्लाई, जलापूर्ति मतलब वाटर सप्लाई। नगर निगम हमारे घर में वाटर सप्लाई करती है ना, तो नगर निगम के द्वारा प्रत्येक घरों में जल की आपूर्ति करना कौन से क्षेत्र के कार्य हैं? बिजली विभाग के द्वारा बिजली की आपूर्ति करना किस क्षेत्र के कार्य हैं? घर में जो आपको सिलेंडर में एलपीजी पहुंचाया जा रहा है, किस क्षेत्र के कार्य हैं? गैस, विद्युत तथा जल प्लस आपूर्ति, जलापूर्ति। समझे? अब है ये तीनों किस क्षेत्र के कार्य हैं? कोई दिक्कत नहीं ना। निर्माण, विनिर्माण, ठीक है, खनन उत्खनन का अंतर तो समझ गए। अब निर्माण विनिर्माण में क्या अंतर है? सबसे पहले निर्माण को अंग्रेजी में कंस्ट्रक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्शन। और विनिर्माण को मैन्युफैक्चर, क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कंस्ट्रक्शन वाला सेक्टर। निर्माण का मतलब हुआ किसी संपत्ति का निर्माण। निर्माण का मतलब हुआ संपत्ति का निर्माण। अगर ऐसा निर्माण जिससे आपकी एक संपत्ति बन गई तो उसे क्या कहते हैं? उदाहरण के लिए भूमि पर घर बनाना क्या है? निर्माण है, क्योंकि घर आपकी एक संपत्ति हो गई। क्लियर है ना? अब विनिर्माण का मतलब होता है वस्तु का उत्पादन। विनिर्माण का मतलब होता है वस्तु का उत्पादन, यानी कि हम अपने जीवन जीने के लिए कई प्रकार के वस्तु का उपयोग करते हैं कि नहीं? उस वस्तु का उत्पादन ही क्या कहलाता? जैसे कपड़ा का उत्पादन क्या कहलाएगा? कार का उत्पादन क्या कहलाएगा? समझे कि न समझे? समझे कि न समझे? तो विनिर्माण और निर्माण में अंतर समझे कि न समझे? विनिर्माण मतलब वस्तु का उत्पादन जिसका हम अपने जीवन जीने के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन निर्माण से एक अस्थाई संपत्ति बनती है जिसको हम भविष्य में बेच भी सकते हैं। उदाहरण के लिए घर का निर्माण कपड़ा का विनिर्माण होता है। घर का निर्माण कपड़ा का, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग यानी निर्माण और विनिर्माण में अंतर समझ गए? क्लियर हो गया? हाँ। कौन? हाँ, घर को बेच सकते हैं, कार को बेच सकते हैं। हाँ, वो तो कपड़ा को भी बेच सकते हैं। ठीक है, तो वो संपत्ति नहीं। आप कार को बेच सकते हैं, दाम क्या होगा उसका? घट जाएगा। घर के संबंध में ऐसा नहीं होता। होता है घर आप बना लिए, उसका रेट हमेशा क्या होता है? ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ 1.5 करोड़ में घर भी बना है तो 5 साल बाद वो 2 करोड़ में बिकेगा। क्लियर? समझे कि नहीं समझे? बात समझे कि नहीं समझे? जैसे हम अभी घर बनाए 1.5 करोड़ में, 10 साल बाद बेचेंगे वो 5 करोड़ तक में बिकेगा। ये अस्थाई संपत्ति है जिसमें लगातार क्या होते रहता है? अब इसमें क्या होता है? लगातार क्या होते रहता है? कमी हो रहा है। बात को समझे कि नहीं समझे? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? तो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत निर्माण आते हैं, विनिर्माण आते हैं, गैस आते हैं, विद्युत आते हैं, जल आते हैं। गैस, विद्युत, जल तथा जल आपूर्ति। क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना?
तो द्वितीय क्षेत्र को एक बार सरसरी निगाह से पढ़िए तो क्या, सोना से ज्वेलरी बनाएंगे तो वो द्वितीय क्षेत्र है। हाँ, बढ़ जाएगा, फिर भी वो विनिर्माण में आएगा। अरे छोड़िए ना, घर आएगा निर्माण में और बाकी सब आएगा विनिर्माण में। ठीक है, क्लियर? क्या बोले? पेट्रोलियम का उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र में, प्रकृति जो हमें प्रदत्त किया है, ध्यान दीजिए, इनका क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम का जो उत्पादन हो रहा है वो किस क्षेत्र में आएगा? वो प्राथमिक क्षेत्र में। प्राकृतिक प्रदत्त चीज का जब हम उत्पाद कर रहे हैं, प्रकृति जो हमें प्रदान किया है उसको निकाल रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? इसलिए पेट्रोलियम का भी उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। किसमें आएंगे? क्लियर? बात समझ गए? द्वितीय क्षेत्र पे एक नजर डालिए। चलिए यहां तक समझ गए। अब सवाल का देखिए कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं, ध्यान दीजिए। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है? द्वितीय क्षेत्र को कहा जाता है। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है? द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को? अर्थव्यवस्था के वे कौन क्षेत्र हैं जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को कच्चे माल की तरह इस्तेमाल करता है? कौन क्षेत्र? गैस, विद्युत, जलापूर्ति किस क्षेत्र के कार्य हैं? विनिर्माण और निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? खनन और उत्खनन। प्राथमिक क्षेत्र का अगर हमें विकास करना है तो क्या करना चाहिए? क्या करनी चाहिए? द्वितीय क्षेत्र का विकास करनी चाहिए, क्योंकि द्वितीय क्षेत्र का विकास कर देने से प्राथमिक क्षेत्र अपने आप गति पकड़ लेते हैं। क्लियर? अब आइए तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आइए। चलिए, अब एक अरब पेट्रोलियम बेचा जा रहा है, आइए बेचने वाला क्षेत्र आ चुका है। ठीक है ना? अब इस क्षेत्र में जो है ना सब कुछ बना के बेच डालेंगे। ठीक है, दुकानदारी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र को कहते हैं सेवा क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तृतीय क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है? और इन क्षेत्र में सभी प्रकार के सेवाओं को शामिल किया जाता है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सभी प्रकार के सेवाओं को, सभी प्रकार के सर्विस को शामिल किया जाता है। सभी प्रकार के सेवाओं और सभी प्रकार के सर्विस को शामिल किया जाता है। उदाहरण के लिए आप ले लीजिए, शिक्षा एक प्रकार का सेवा है, बैंकिंग सेवा है, बीमा सेवा है, परिवहन सेवा है, भंडारण सेवा है, प्रशासन नागरिकों को सेवा ही करती है। ठीक है, प्रशासनिक प्रशासनिक कार्य, प्रशासनिक कार्य, प्रशासनिक कार्य, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना? शिक्षा, बैंकिंग, बीमा, रियल एस्टेट, रियल एस्टेट समझते हैं ना? हाँ, वास्तविक संपदा जैसे घर, फ्लैट, अपार्टमेंट, ये सब रियल एस्टेट कहलाते हैं। ठीक है, तो ये भी तृतीय क्षेत्र के ही अंतर्गत आते हैं। परिवहन, भंडारण, प्रशासनिक कार्य, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं?
या आप ऐसा भी कह सकते हैं प्राथमिक क्षेत्र समझ गए, द्वितीयक क्षेत्र समझ गए, जो बच गया वो तृतीयक क्षेत्र है। तो तृतीयक क्षेत्र को क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत तमाम प्रकार के सेवाओं को रखा जाता है। जैसे कि कुछ उदाहरण आपके सामने में, शिक्षा किसके अंतर्गत आ जाएगा? बीमा और बैंकिंग किसके अंतर्गत आ जाएगा? प्रशासनिक कार्य किसके अंतर्गत आ जाएगा? भंडारण और परिवहन किसके अंतर्गत आ जाएगा? और दुकानदारी भी किसके अंतर्गत? दुकानदारी कर रहे हैं वो भी एक प्रकार का सेवा ही है कि आप अपने ग्राहकों का क्या कर रहे हैं? सेवा करें। दुकानदारी करना भी कौन क्षेत्र? डॉक्टरी करना भी कौन क्षेत्र? वकालत करना भी कौन क्षेत्र? क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत? यानी तमाम तरह के सेवाएं अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तमाम तरह के सेवाएं किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्लियर बात समझ गए? अब आप समझिए, किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में सबसे प्रमुख भागीदारी है कौन? तृतीयक। तृतीयक क्षेत्र में क्या क्या आते हैं समझ गए? इस नजर से भी आप समझ सकते हैं कि जो प्राथमिक में है, द्वितीयक में, वो अब जो नहीं गए हैं, जो नहीं अब वो किस में होगा? तृतीयक क्षेत्र में होगा। अब आप समझिए दोस्तों कि अगर किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में सबसे प्रमुख भागीदारी किसकी होती है? सबसे प्रमुख भागीदारी किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में सबसे प्रमुख भागीदारी किसकी होती है? तृतीयक क्षेत्र की होती है। अगर किसी अर्थव्यवस्था का तृतीयक क्षेत्र खराब है तो बाकी सारे क्षेत्र खराब ही रहते हैं। बात समझ गए कि नहीं? अगर किसी देश का तृतीयक क्षेत्र खराब है तो द्वितीयक क्षेत्र भी खराब रहेगा और प्राथमिक क्षेत्र बिल्कुल खराब रहेगा। अब ऐसा क्यों? मान लीजिए कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में शिक्षा बेहतर है। क्या है? बेहतर है, मान लीजिए। और शिक्षा आप जान गए किस क्षेत्र में है? तृतीयक क्षेत्र में है। और मान लीजिए शिक्षा किसके अंतर्गत आते हैं? और मान लीजिए किसी देश के अर्थव्यवस्था में शिक्षा बेहतर है, बहुत अच्छा है। तो शिक्षा अच्छा रहेगा तो अच्छे अच्छे जो है इंजीनियर निकलेगा। अच्छे अच्छे इंजीनियर निकलेगा कि नहीं? शिक्षा का व्यवस्था बहुत अच्छा है, बेहतर है, तो उस देश में निश्चित ही अच्छे अच्छे इंजीनियर बनेंगे। बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अच्छे अच्छे इंजीनियर बनेंगे तभी एक अच्छा उद्योग बन सकता है। बन सकता है कि नहीं बन सकता है? और अच्छा उद्योग बनेगा तभी अच्छा क्या होगा? कृषि होगा। तो कृषि, एक देश का कृषि बेहतर हो उसके लिए उद्योग बेहतर होना जरूरी है। एक देश का उद्योग बेहतर हो तो जरूरी है कि उस देश में अच्छे अच्छे इंजीनियर होनी चाहिए। और एक देश का इंजीनियर बेहतर होने के लिए उस देश के शिक्षा का बेहतर होना जरूरी है। अगर किसी देश का शिक्षा ही खराब है, इंजीनियर खराब निकलेगा। इंजीनियर खराब निकलेगा, उद्योग का भी हो, उद्योग अच्छा नहीं हो सकता, वो खराब ही रहेगा। उद्योग खराब है, किसान भी क्या होगा? तो आप देख रहे हैं सब कुछ का विकास किस पर जाकर डिपेंड हो गया है? डिपेंड हो गया ना। मान लीजिए दूसरा परिवहन। किसी परिवहन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? परिवहन मतलब सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, समुद्री परिवहन, जिसको भी ले लीजिए। परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टिंग किस क्षेत्र में आएगा? अगर परिवहन ही बेहतर नहीं है तो उद्योग के उत्पाद एक स्थान से दूसरे स्थान जा पाएंगे? और अगर उद्योग का सामान एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा पाएंगे तो उद्योग ज्यादा खुलेगा, और उद्योग ज्यादा नहीं खुलेगा तो कृषि का ज्यादा विकास होगा? होगा, बताइए। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का विकास मुख्य रूप से किन क्षेत्रों पर निर्भर है? तृतीयक क्षेत्रों पर निर्भर है।
अगर तृतीय क्षेत्र का विकास हो जाएगा तो अपने आप उद्योग विकास कर जाएंगे ना। तृतीय क्षेत्र का अगर हम बेहतर विकास कर देंगे तो अपने आप उद्योग, हॉस्पिटल, ये सब अच्छे अच्छे हो जाएंगे। उद्योग अच्छा हुआ तो अपने आप कृषि अच्छा हो जाएंगे, है कि न है। तृतीय क्षेत्र खराब निकलेगा, अपने आप सब खराब हो जाएगा। तो एक प्राथमिक क्षेत्र का विकास किस पर निर्भर है? द्वितीय क्षेत्र पर। और द्वितीय क्षेत्र का विकास किस पर निर्भर है? तृतीय क्षेत्र पर। इसीलिए किसी भी देश को चाहिए कि वे सबसे पहले किसको ठीक करे। किसी भी देश को अगर बहुत जल्दी विकास करवाना है तो सीधा फोकस कहां कर देनी चाहिए? अगर तृतीय क्षेत्र का बहुत ही बेहतर विकास हो गया तो अपने आप उद्योग विकास कर जाएगा और अपने आप कृषि विकास कर जाएगा। अब भारत में ऐसा हो नहीं रहा है, क्या हो रहा है? भारत का नेता कभी भी शिक्षा की बात करेगा, वो कहेगा किसान का लोन माफ होगा, किसान को सब्सिडी मिलेगा, किसान को सम्मान निधि मिलेगा। लेकिन क्या इससे किसान का भला होगा? किसान का भला तब होगा जब उद्योग लगेंगे। अब वो लगवाने की बात होती नहीं है। क्लियर? बात समझिए कि नहीं समझे? कोई दिक्कत है? तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र कैसे एक दूसरे पर निर्भर है और कैसे एक दूसरे का विकास करा सकता है, इस बात को समझे कि नहीं समझे? अगर किसी देश के अर्थव्यवस्था को तीव्र या तेज गति से विकसित करना है तो सबसे पहले किन क्षेत्र का विकास करना चाहिए? किन क्षेत्र का विकास करना चाहिए? क्योंकि तृतीय क्षेत्र के विकास पर ही अन्य सभी क्षेत्रों का विकास। जब ही शिक्षा ही बेहतर नहीं होगा, परिवहन ही बेहतर नहीं होगा, भंडारण की सुविधा ही नहीं होगी, बैंकिंग की व्यवस्था ही नहीं होगी तो कुछ भी विकास संभव नहीं है। सारा दारो मदार किस पर डिपेंड है? क्लियर हो गया? बात समझ गए? भारत में देख लीजिए, शिक्षा खराब है, इंजीनियर खराब निकलेगा, पुल पुलिया खराब बनेंगे, समय से पहले टूट जाएंगे। किसान ट्रैक्टर लेके खड़ा है उस साइड क्या? अब ध्यान दीजिए हुआ क्या? शिक्षा हमारा खराब था, इंजीनियर हमारे खराब निकल गए, पुल बन गया गलत, पुल समय से पहले टूट गए। अब किसान जो है अपना सामान लेकर, उत्पाद लेकर ट्रैक्टर पर खड़ा है। दिक्कत है कहां पर? दिक्कत आया किसान पर, है कि ना है? घूम फिर कर आ गया ना। तो यही है अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों के बीच के संबंध, क्षेत्रों के बीच के संबंध। क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए कि अर्थव्यवस्था के मुख्य तीन ही क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और अर्थव्यवस्था के मुख्य तीन ही क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। समझ गए कि ना? लेकिन वर्तमान समय ग्लोबलाइजेशन का दौर है। यहां शॉर्ट वीडियो बनाकर भी पैसा कमाया जा रहा है। तो अगर शॉर्ट वीडियो बनाकर पैसा कमाया जा रहा है तो उसको भी आर्थिक कार्य तो मानेंगे ही मानेंगे। तो वर्तमान समय कहा जाता कि वर्तमान समय सूचना प्रौद्योगिकी का जमाना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है। इसलिए वर्तमान समय में कुछ ऐसे कार्य प्रकाश में आ गए हैं, वर्तमान समय में कुछ ऐसे क्रियाकलाप प्रकाश में आए हैं या चल रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा महत्व के होते जा रहे हैं। इसलिए आज अर्थव्यवस्था के दो और क्षेत्र की बात होने लगी है और वो दो और क्षेत्र है दोस्तों, चतुर्थक क्षेत्र यानी क्वार्टरनी सेक्टर और पंचक क्षेत्र यानी क्विनरी सेक्टर। बात को समझे कि नहीं समझे?
ग्लोबलाइजेशन के दौर में, ग्लोबलाइजेशन के दौर में और सूचना प्रौद्योगिकी के समय कुछ ऐसे भी कार्य प्रकाश में आए हैं जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक से बिल्कुल अलग हैं। इसलिए वर्तमान समय के अर्थशास्त्री अर्थव्यवस्था के चौथे और पांचवें क्षेत्र की भी बात करने लगे हैं। हालांकि अब भी यह मुख्य क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल नहीं होते हैं, लेकिन जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं वो अर्थव्यवस्था के चौथे क्षेत्र या चतुर्थक क्षेत्र और पांचवें क्षेत्र या पंचक क्षेत्र की बात करने लगे हैं। तो जब अर्थशास्त्री करने लगे हैं तो हमको भी करना जरूरी है और आपको भी जानना जरूरी है। चतुर्थक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आते हैं? चतुर्थक क्षेत्र के अंतर्गत ज्ञान आधारित सेवा को शामिल किया गया है। किसको? ज्ञान आधारित सेवा, जिसके लिए कुछ अलग टाइप का नॉलेज चाहिए, जैसे कि हैकर हो गया, जैसे हैकर हो गया, जैसे कि सॉफ्टवेयर बनाने वाला, सॉफ्टवेयर बनाने वाला, जैसे कि हैकर हो गया, सॉफ्टवेयर बनाने वाला हो गया, या आप कहते हैं एंटीवायरस बनाने वाला, एंटीवायरस बनाने वाला। तो चतुर्थक क्षेत्र में किसको रखा गया है? ज्ञान आधारित क्षेत्र को। और चतुर्थक क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र का ही उन्नत स्वरूप कहा जाता है। बात समझे कि नहीं समझे? चतुर्थक क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र का ही उन्नत स्वरूप, तृतीयक क्षेत्र का उन्नत स्वरूप कहा जाता है चतुर्थक क्षेत्र में, और इनमें ज्ञान आधारित सेवाओं को शामिल किया जाता है। ज्ञान आधारित सेवाओं का मतलब कि एक ऐसा कार्य जिसके लिए किसी विशेष ज्ञान का होना जरूरी है। जैसे हैकर का काम सब नहीं कर सकता है, इसके लिए विशेष ज्ञान का होना। सॉफ्टवेयर डेवलपर यानी सॉफ्टवेयर बनाने का काम सब नहीं कर सकता, इसके लिए विशेष ज्ञान का होना। कंप्यूटर एंटीवायरस को सब नहीं बना सकता, इसके लिए विशेष ज्ञान का होना। क्लियर हो गया? समझ गए? चतुर्थक क्षेत्र समझ गए? अब आइए पंचक क्षेत्र में। कौन क्षेत्र? पंचक क्षेत्र या पांचवा क्षेत्र। पंचक क्षेत्र, पंचक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स। पंचक क्षेत्र के अंतर्गत किसको रखा जाता है? गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स को। पंचक क्षेत्र के अंतर्गत किसको रखा जाता है? गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स को, गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल को। अब आपको समझना होगा कि गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स किसे कहा जाता है। गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल किसे कहा जाता है ये समझिए। ऐसे व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो अपने क्षेत्र के उच्च विशेषज्ञ होते हैं, उच्च, अपने क्षेत्र के उच्च विशेषज्ञ होते हैं, अपने क्षेत्र के उच्च विशेषज्ञ होते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल। ऐसे व्यक्ति जो अपने क्षेत्र के उच्च विशेषज्ञ होते हैं, उससे जानकार कोई दूसरा, उसे ही क्या कहते हैं? गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल वाले। उदाहरण के लिए नेता सब है, लेकिन नरेंद्र मोदी किसके अंतर्गत आएंगे? गोल्ड कॉलर। समझ गए ना? ऐसे व्यक्ति जो हाईली नॉलेजेबल है, जिनके विचारों से देश दुनिया में
कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर डेवलपर बहुत है, लेकिन मार्क जुकरबर्ग केवल एक ही है, उसके जैसा कोई दूसरा। मार्क जुकरबर्ग को पहचान रहे हैं ना? फेसबुक के संस्थापक, ठीक है। मल्टीनेशनल कंपनी फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग है। तो सॉफ्टवेयर तो डेवलपर्स बहुत था, लेकिन मार्क जुकरबर्ग ने जो फेसबुक नामक सॉफ्टवेयर बनाया, उसका क्या महत्व आज के समय में है, यह बताने की जरूरत नहीं है। बात समझ गए ना? कोई दिक्कत? तो ऐसे कोई भी क्षेत्र हो सकता है, कोई भी क्षेत्र। जैसे आप जाइए न्यायालय में, एडवोकेट बहुत होते हैं, लेकिन कुछ एडवोकेट ऐसे होते हैं जिसके पास केस चला गया तो जीत सुनिश्चित है, जीत सुनिश्चित है। जैसे कपिल सिब्बल हो गए, एडवोकेट बहुत है ना जी, लेकिन उसी में कुछ एडवोकेट उच्च विशेषज्ञ वाले होते हैं। उसके पास केस आपका ले लिया, समझिए आपका जीत निश्चित है। उसका एक दिन के बहस करने का फीस करोड़ों में होता है। एक दिन बहस करेगा आपके तरफ से न्यायालय में तो 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया फीस लेते हैं। तो मतलब हुआ वकीलों में क्या है? गोल्ड कॉलर वाले हैं। क्या है? तो गोल्ड कॉलर प्रोफेशनलों को ही शामिल किया जाता है पंचक क्षेत्र में। गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल उन्हें कहते हैं जो अपने अपने क्षेत्र के क्या होते हैं? उच्च विशेषज्ञ होते हैं। क्या होते हैं? इस तरह दोस्तों, अर्थव्यवस्था के प्रथम चैप्टर की समाप्ति हो गई है। क्या? फेसबुक व्हाट्सएप, इसको आप चौथा में रख सकते हैं। क्या? जलवायु कार्य है। जलवायु कार्य कोई कारण कहिएगा जी। ना ना, जलवायु अलग चीज है जी, वो भूगोल का विषय है, ठीक है। अर्थ एक प्रश्न है कि जलवायु किस क्षेत्र में आएगा? जलवायु कार्य थोड़े है जी, वो भूगोल का विषय। तो ये कौन क्षेत्र में आएगा? क्या दिक्कत है? दोस्तों, पहला चैप्टर हो गया है। अब इसके प्रश्न जो है आप लोग वीडियो क्लास की मदद से कीजिएगा। ओ बोले थे प्रश्न बदलेंगे ना, तो फिलहाल तो बदले नहीं ना है, पहला चैप्टर हो गया है। तो इसका क्या बोले? अच्छा नहीं है तो हम डलवा देंगे टेलीग्राम पर, ठीक है, निकलवा लीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नहीं निकल, अब देखिए क्वेश्चन बाद में बनेगा, लेकिन अभी पहला चैप्टर हो गया है। प्रश्न कर लीजिएगा। पिछला प्रश्न थोड़े है बहुत ज्यादा गड़बड़ है, ठीक है, ठाक है, तो कर लीजिएगा दोस्तों। और वीडियो क्लास के माध्यम से सारे प्रश्न का डिटेल डिस्कशन करवाए हैं, आप कीजिएगा। जो वीडियो क्लास पर नहीं पहुंच पा रहे हैं उसका आप लोग हेल्प करिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? और अगला क्लास सोमवार को होगा। कब होगा? सोमवार को। आइए इकोनॉमी के दूसरे चैप्टर की शुरुआत करते हैं। क्लियर? कल छुट्टी है, कल सैटरडे है ना, सैटरडे संडे छुट्टी रहेगा फिलहाल कुछ दिन तक के लिए। क्लियर? अच्छा निकलने दीजिए, निकलिए, पहले लड़की लोग निकल जाइए, ऑनलाइन क्लास बंद कीजिए। क्या ले लीजिए? दीपेन कुमार, क्वेश्चन का इकोनॉमी का क्वेश्चन टेलीग्राम पर डाल दीजिएगा। तो
आया समझ में? पूरा जाके क्वेश्चन करिएगा, वीडियो क्लास पर पहुंच जाते हैं ना। आए इससे पूछेगा ही नहीं। तुम जानती है ना वीडियो क्लास, बता देना उसको, अभी अभी ये बता दो। जाके सब याद करिएगा, अभी तुरंत वीडियो क्लास डाल दें क्वेश्चन का, ठीक है ना? अभी तुरंत। समझ गए? सच में समझ गए? बैठ जाइए, 2 मिनट बैठ जाइए, निकल जाएगा सर। पेन गिर गया, देखिए तो नहीं निकलेगा। ए तो पेन नीचे में देखिए तो पेन गिरा है, बोर्ड पर लिखने वाला। ए काहे हड़बड़ा रहे हैं? हड़बड़ा रही है नहीं, पहले निकलने दीजिए, पहले निकलने दीजिए सिस्टर लोग को।